जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबे की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबे की शिक्षा मनोविज्ञान की इस बुक में हम कंटिन्यू कर रहे थे व्यक्तित्व वाले चैप्टर को। तो पेज नंबर 104, 105 और 106 ये 3 पेज हम कल पढ़ चुके थे, और आज हम कंटिन्यू करेंगे 107 से। जो नए बच्चे जुड़े उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि इस वाले सेशन में हम धीर सिंह धाबे की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक को कंटिन्यू कर रहे हैं, और तकरीबन हम 20 मिनट के दरमियान एक पेज को अच्छे से पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं बढ़िया तरीके से ट्रिक्स और ट्रिक्स के थ्रू, और उसके बाद कुछ अपन नोट्स वगैरह बना लेते हैं, है। तो चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से हम याद करते हुए चल रहे हैं, और आज 106 पेज तक पहुंच चुके हैं। आज कुछ 107 पेज पढ़ने वाले, तो फटाफट से शुरू करते हैं कि 107 पेज में क्या गिवन है। तो देखते हैं 107 पेज। देखो फटाफट से जान लेते हैं अपन, फटाफट से याद करेंगे, ठीक है। एकदम एकदम प्रेजेंटेबल रहना है आपको, ठीक है। पूरा ध्यान यहाँ लगाना। तो हमको क्या पढ़ना है, देखो 107 में क्या क्या देखना है हमको। 107 में हमको जानना है कि व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल कौन सा है, व्यक्तित्व को प्रयोग करने वाला कारक कौन सा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यक्तित्व पर परिवार का प्रभाव नहीं इंपॉर्टेंट है, और विद्यालय का प्रभाव नहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कुछ खास है नहीं इसमें। व्यक्तित्व के सिद्धांत यहाँ थोड़ा सा मनुष्य सिद्धांत शुरू हुए तो बहुत ज्यादा इजी होंगे। तो यहाँ हमको व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल को देखना है थोड़ा सा, और व्यक्तित्व के एबीसीडी टाइप में कुछ जो टी टाइप है ना उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले, और बस कुछ नहीं देखना। तो कुल मिला के हमको क्या देखना, एक पंचकारक मॉडल देखना है, और एक थोड़ा सा टी कारक के बारे में पढ़ने वाले, और इसके अलावा कुछ मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले, थोड़ा सा ऊपर कोने में पढ़ने वाले, थोड़ा सा नीचे कोने में पढ़ने वाले, और बीच में थोड़ा सा पंचकारक मॉडल देखने वाले, ठीक है। इस लोकेशन से अच्छी चीजें याद होती है, तो मतलब चीजें अच्छे से याद होती, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले ये देखते हैं व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल किसने दिया। देखो इसके प्रतिपादक पॉल कास्टर रॉबर्ट मेराके माने जाते हैं, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट माने जाते हैं, मान लो पंचकारक। पर मान लो आजकल ना रोबोट भी पंचतत्वों से बन रहे हैं, ऐसे ध्यान रखोगे तो रोबोट मैक्रे करके कुछ आ जाता है, ठीक है। अब देखो पंचकारक में कौन कौन से अनुभवों के लिए खुलापन आ जाता है, और मतलब व्यक्तित्व में क्या क्या चीजें शामिल होती है। अनुभव के लिए खुलापन, बहिर्मुखता है, सहमतिशीलता है, तंत्रिका ताप है, और अंतर्विवेकशीलता है। तो व्यक्तित्व इतने तरीके का हो सकता है, व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल है। तो कुछ व्यक्तित्व में इनके पंचकारक मॉडल में कौन कौन से 5 एलिमेंट शामिल है फटाफट से देख लेते हैं। एक तो है कुछ बहिर्मुखता, तंत्रिका और अविवेक है, और अनुभव। इसको थोड़ा सा ट्रिक देखें, ए बी सी, ध्यान रखो, ए बी सी और टी, ए बी सी डी, ए बी सी टी, ए बी सी टी, ए बी सी टी। क्या ध्यान रखोगे, ए बी सी और टी, डी की जगह टी, ए बी सी टी, है ना। तो देखो ए से अपने अनुभव के लिए खुलापन हो जाएगा, और अंतर्विवेकशीलता भी हो जाएगा। बी से अपने कुछ बहिर्मुखता हो जाएगा। देखो सी से अपन सी को सब भी प्रोनाउंस कर देना, तो सहनशीलता वगैरह हो जाएगा, सहमति वगैरह, है ना, मतलब सहमत होना। और टी से हो जाएगा कुछ तो तंत्रिका तापिता। तो क्या क्या है देखो, ए से हम कह देते हैं कि अनुभव के लिए खुलापन, हम कह देते हैं कि अंतर्विवेकशीलता, हम बी से कह देते हैं कि बहिर्मुखी होना, सी से हम कह देते हैं कि सहमति होना, और टी से हम कह देते हैं कि टी से तंत्रिका ताप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पंचकारक मॉडल है जो रॉबर्ट मैक्रे ने दिया था, बस इतना सा ध्यान रखना। उसको थोड़ा सा हम जानेंगे कि इस टी के बारे में क्या बताएगा। जो टी टाइप होता है ना, जो फ्रेके फॉर्डले ने दिया है, कोबासा ने दिया है, एच ओ डोमलेट ने दिया। अच्छा, इन तीनों के प्रतिपादकों के नाम भी गिवन एक्चुअली, ठीक है। तो हमको अच्छे से याद करना होगा। ये पिछली बार भी हम सी डी और टी कह के गुजर गए थे, और हमने थोड़ा सा नामों पर देखा तो था, लेकिन बहुत ज्यादा वो नहीं करा था, ठीक है। तो इस बार हम थोड़ा सा अच्छे से अटेंटिव और ज्यादा अटेंटिव होकर पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ देख लेते अपन कि बताते हैं कि बायलोन ने शारीरिक आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। एक तो हो जाता है माइक्रो स्पालन किक, माइक्रो स्पालन किक, फिर नॉर्मोस प्लानन किक, है ना, और फिर माइक्रो स्प्लानन किक, ये भी सेम है। अच्छा, माइक्रो और मैक्रो स्प्लानन किक, और नॉर्मो स्प्लानन किक, यहाँ पूरा से, ठीक। तो इस तरीके से कुछ अजीब से क्लासिफिकेशन, लेकिन ध्यान रखेंगे। और हॉलैंड ने कुछ 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। तो इन 2 विद्वानों के अनुसार और देख लेंगे। नाड़ी शून्य ग्रंथि रचना के आधार पर कैनन ने व्यक्तित्व के 7 प्रकार बताए। तो 3 विद्वानों के अनुसार और हमको प्रकार जानने, वैसे इससे पहले वाले सेशन में प्रकार देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे से, मतलब थोड़े से कुछ विद्वानों के, मतलब 2-3 विद्वानों के नाम दिए ना, उनके द्वारा कुछ प्रकार बताए गए, जो यहाँ पे कुछ प्रकार बताएगा, थोड़ी यूनिक से प्रकार है, ठीक है। तो हमको क्या जानना, एक व्यक्ति है, कुछ माइक्रो स्प्लानन किक कहते हैं, मैक्रो स्प्लानन किक कहते हैं, फिर बीच में कुछ एक और स्प्लानन किक कहते हैं, है ना। और एक और आ जाते हैं कुछ नाड़ी करके, वो भी क्लासिफाई करने का काम करते हैं। और बीच में एक और नाम आ जाता है कुछ हॉलैंड करके, वो भी क्लासिफाई करने का काम करते हैं। इस तरीके से हमको थोड़ा ध्यान रखना है चीजों को। हॉलैंड ही एक तो, और एक अच्छा भैया है, मान लो किसका आप ही का भाई है, ठीक है। तो भैया लो, भाया कहते हैं ना, तो भाइयों है क्या, भाइयों लो। और एक हॉलैंड ही, मान लो भाई कहाँ गया, हॉलैंड गया। और एक और थोड़ा सा नाम आ जाता है अपने कि नाड़ी शून्य ग्रंथि रचना क्या था, कैन, और पानी की कैन लेके गया, पानी नहीं मिलेगा ना वहाँ पे, तो भाई, ये 3 नाम है ना। तो भाई हॉलैंड गया, कैन लेके। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जान लेते ताकि हमको चीजें याद रहे। माइक्रो स्प्लानन किक, तो ये तो हम लोग को ध्यान रहेगा। माइक्रो स्प्लानन, मैक्रो, और एक और क्या है अपने नॉर्मो, माइक्रो और नॉर्मो, है ना। मतलब
मोटा मोटी ध्यान रखो तो एन और एम, इस तरीके से मोटा मोटी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हॉलैंड ने क्या करा, तो हॉलैंड ने बेसिकली 6000 पकड़ा है, तो छी मैं तो हॉलैंड नहीं जाऊंगा, इस तरीके से मान लो किसी ने कहा कि मान लो इसे ध्यान रखना हमको, तो छः प्रकार किसने बताया, तो कौन कौन से, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। तो अपन क्या कैसे अरेंज कर सकते हैं, सो आर एस यानी आर एस जो होते हैं वो, और वाई आर एस, और काऊ वाई आर एस काऊ, मतलब कोई आर एस से मान लो किसी ने आर एस से पूछा कि आप गाय की पूजा क्यों करते हो, तो वाई आर एस काऊ, वाई आर एस काऊ काऊ, आप गाय की पूजा क्यों करते हो, आर एस है ना, वाई आर एस काउ, ऐसे ध्यान रखोगे, थोड़ा चीज़ें याद रहेगी। उसके बाद कैनन ने क्या करा बताया नहीं, तो वो थोड़ा सा ऐसा है, बस हमको जानना है बस, भाईलो ने करा है, हॉलैंड ने करा है, और एक कैनन ने करा है। तो भाईलो बेसिकली माइक्रो मैक्रो और नॉर्मो करके आ जाता है, और वहीं हॉलैंड कह देते हैं कि कुछ वाई आर एस काउ करके कह देते हैं अपन, है ना। तो वाई से अपने कुछ, अब ये भी जानना कि क्या होता है, एक यथार्थवादी व्यक्तित्व होता है जो रियलिटी में विश्वास करता है, एक आर से अपने अनुसंधान करने वाले व्यक्तित्व, आर से अपने एक हो जाता है, आर से रूढ़िगत व्यक्तित्व होता है किसी का, और ऐसे अपने ऐसे सामाजिक होता है किसी का व्यक्तित्व, कैसे अपने कुछ कलात्मक हो सकता है किसी का, ऐसे अनुसंधान करने वाला हो सकता है, और उसे अपन उद्यमशील करने मेहनत करने वाला। देखो वाई से कैसा हो सकता है, चलो वाई से एस्केप रखोगे, आर से कैसा हो सकता है, आर से कैसा हो सकता है, और ऐसे कैसा हो सकता है सामाजिक, और काउ के से कलात्मक है, और ए से अनुसंधान वाला, और यू से उद्यम वाला। अब ये शुरुआत वाले ध्यान रखने हमको, वाई आर एस, वाई अच्छा रियलिस्टिक वाला, और आर वाला कौन सा था, आर वाला था हमारे रूढ़िगत, अच्छा परंपरावादी, एक तो रियलिस्टिक है और बहुत परंपराओं को मानने वाला है, ठीक है। और ऐसे समाजवादी देख लिया। अब देखो एक और है हमारे कैनन, उन्होंने 7 प्रकार बताए, बस हमने जान लिया, बस इतना ही देखना था हमको। तो इस तरीके से हमने इनको अच्छे से याद कर लिया, और मॉडल पंचकारक मॉडल भी याद कर लिया। तो इस तरीके से हमने 4 चीजों को अच्छे से याद कर लिया। अब सीधा यहाँ आ जाओ, व्यक्तित्व के सिद्धांत, एक मनोविश्लेषण सिद्धांत गिवन है जो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। तो इन्होंने क्या करा कि इस सिद्धांत के 3 भाग बताए इन्होंने, एक व्यक्तित्व की संरचना, एक व्यक्तित्व की गति की, और एक और है व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास। तो इस तरीके से हमको ये जानना है कि यहाँ पे मनोविश्लेषण एक सिद्धांत गिवन है। अब व्यक्तित्व के सिद्धांत पे आ गए अपन, प्रकार पढ़ लिए 4, अब व्यक्तित्व के सिद्धांत पे आ जाते हैं। तो व्यक्तित्व का सिद्धांत सबसे पहले फ्राइड का देखने वाले मनोविश्लेषण का सिद्धांत, ये ना व्यक्ति को उनके ना मन के आधार पर बांटते हैं। तो इन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है। इस सिद्धांत को क्लासिकल मनुष्य, इस सिद्धांत के 3 भाग है, ठीक है। तो इस सिद्धांत को क्लासिकी मनोविश्लेषण भी कहा जाता है। तो 3 भाग कौन से, व्यक्तित्व की स्ट्रक्चर, व्यक्तित्व की गति, जो उसमें गति होती रहती है, आकार व गत्यात्मक मॉडल आते हैं इसमें, आकार, ठीक है। और जिसमें गति होती रहती है उसमें कौन से मॉडल आते हैं, की प्रवृत्ति, चिंता, अहम रक्षा, इसमें मूल प्रवृत्ति, चिंता, अहम रक्षा, युक्ति का उल्लेख किया जाता है। और व्यक्तित्व का मनोलैंगिक में 5 अवस्थाओं का उल्लेख है। अच्छा, इसमें मनोलैंगिक में तो अच्छे से बता रखा अवस्थाएं वगैरह। तो इस तरीके से हमने जाना कि कोई व्यक्ति फ्राइड नाम के, वो बेसिकली मनोविश्लेषण का सिद्धांत देते हैं व्यक्तित्व का। और ये है ना कुछ 3 प्रकार बताते हैं इस सिद्धांत के। पहला तो वो होता है जिसमें व्यक्तित्व की संरचना आती है, और दूसरा वो होता है जिसमें व्यक्तित्व में गति बताई गई है, और तीसरा वो है जिसमें व्यक्तित्व का आकार बताया गया। ऐसा ही है ना, संरचना है, गति है और आकार तो बात वही है, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास, अच्छा विकास बताया गया। तो जो व्यक्तित्व की स्ट्रक्चर वाले, संरचना वाले ना, उसमें व्यक्तित्व के आकार है, ये सारी चीजें आती है। और जो गति वाले हैं ना, उसमें मूल प्रवृत्तियां हैं हमारी, और रक्षात्मक युक्तियां हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, मतलब पढ़ी जाती है इसके अंतर्गत। और उसके बाद जो तीसरा प्रकार है ना व्यक्तित्व का विकास करके, वो 5 भागों में बटा हुआ। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन थी ना कि ये अवस्था 5 भागों में बटी हुई। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी जाना ना, हमको ऐसे ही याद करना है चीजों को, बस सहजता से याद करते जाना कि इस सिद्धांत को क्लासिक मनोविश्लेषण कहते हैं, यानी पुराना मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, बहुत पुराना है इस वजह से। तो इसमें आकारात्मक और गति वाले आ जाते हैं, इसमें मूल प्रवृत्ति, चिंता, अहम रक्षा, युक्ति वाले आते हैं, और इसमें इस अवस्था के 5 प्रकार बताएंगे। ये तो हम बाद में देखेंगे हालांकि। अब यहाँ जाते यहाँ क्या बताएगा, देखो ये तो अपन जानते हैं कि इसका प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, परिवार का क्या प्रभाव रहता है, ये भी बहुत इजी। एडलर के अनुसार मध्यम जन्म, देखो ये कुछ ऐसे फैक्ट हमको निकाल के याद रखते हैं। जैसे कि परिवार में एक व्यक्ति आते हैं एडलर, वो कहते हैं कि जन्म क्रम के व्यक्तित्व, मध्यम जन्म क्रम के बालक का व्यक्तित्व श्रेष्ठ, उसमें आत्मविश्वास का बात कि जो एडलर होता है, बीच वाला बच्चा होता है, देखो जोड़ क्या करता है, इधर वाले हिस्से को इधर वाले हिस्से को जोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 7 है, 8 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे अपने उत्तर 16, ठीक है, 15। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे आपकी। एक एडलर नामक व्यक्ति तो कहते हैं कि जो बीच वाला बच्चा होता है ना, वो ठीक सबसे बढ़िया बच्चा होता है, वेल डन बच्चा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो परिवार के कुछ प्रभाव में कुछ फैक्टर आ रहे हैं, उनको अच्छे से जान लेंगे। जैसे मिड है, रूढ़ी, ये पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और कुछ ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, बस इतना सा देखना है। देखो सांस्कृतिक वातावरण में एक मिड नामक व्यक्ति आते हैं, मानव शास्त्री महिला है ये, और इन्होंने बताया है कि कुछ क्या बताया कि इन परिवारों का अध्ययन किया, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन व्यक्तित्व इनमें यौन विभिन्नता कम होती है, और तथा इनमें यौन विभिन्नता ज्यादा पुरुषत्व बल दिया गया। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों में आक्रामकता विरोधी प्रवृत्ति ज्यादा होती है।
तो कुछ मीड नामक है जिन्होंने सांस्कृतिक वातावरण को बहुत बल दिया है कि संस्कृति का हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक रूड में है जो भी कहते हैं कि जो जिनके द्वारा भी ये कहा गया है कि व्यक्तित्व पर आपकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। कलखान है जो कि उन विद्वानों में से है जो मानते हैं कि भी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताएगा। तो हमको तो देखो प्रयोग तो जानना नहीं है, खाली इन विद्वानों के नाम ध्यान रखने की संस्कृति को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। कौन से प्रयोग के आधार पर कहा, बहुत ज्यादा डेप्थ हो पूछेंगे नहीं कभी थोड़ा सा डिटेल के लिए पता करते हैं अपन। देखो क्या है जानकारी की इसमें संस्कृति में भिन्नता होती है। इसमें कुछ न्यू गिनिया की 3 जातियां ली थी इन्होंने, ये डैश जातियों का इन्होंने अध्ययन करा और बताया कि इन जातियों के व्यक्तित्व में क्या होता है कि विनम्रता और ये सब पाई जाती है, क्योंकि यौन विभिन्नता कम है। अच्छा, जो मतलब जहाँ लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता ना, वहाँ यौन विभिन्नता कम होती है। वहाँ मतलब वहाँ क्या होता है बेसिकली कि यौन विभिन्नता कम पाई जाती व्यक्तित्व में सहयोग। हाँ, जिन जहाँ के लोग मतलब अच्छे होते हैं ना, विनयशील होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वहाँ लोग लड़का लड़के में भेदभाव नहीं करते। ये बात बताई उन्होंने। अब रूट बेटिंग क्या कहते हैं कि विभिन्नता के कारण व्यक्तित्व के शील गुणों में ज्यादा विभिन्नता। अगर लोग सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण व्यक्तित्व के शील गुणों में ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। अध्ययन से बताया कि सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण कि अगर कल्चर अलग अलग है ना, तो व्यक्तित्व शील गुण तो हमारे ना गुण भी बदल जाते हैं। जैसे मान लो कोई कल्चर कैसा है, कोई कल्चर कैसा है, कोई कल्चर ऐसा है जिसमें मांस भक्षण को ठीक मानते, कोई ऐसा है जिसमें मांस भक्षण को ठीक नहीं मानते। तो इससे क्या होगा कि अगर कल्चर अलग है ना, तो आपके शील गुण भी बहुत ज्यादा जुदा जुदा हो जाएंगे, आपके गुण भी बहुत अलग हो जाएंगे। अब कलखान क्या कहते हैं कि संस्कृति प्रत्येक मोड़ पर हमारे जीवन को, तो कोई कहता है कि संस्कृति तो सब कुछ है। भाई मैं क्या उदाहरण देखिए बताऊँ, संस्कृति तो सब कुछ है मेरे अकॉर्डिंग तो। और मेलेंस्की ने भी बताया कि किशोरावस्था में दबाव व तनाव नहीं होता। जाति का अध्ययन करके बताया कि इसकी किशोरावस्था, ये तो कुछ खास है नहीं। बस इस तरीके से हम देखेंगे कुछ 1-2 विद्वान ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसमें हमने मीड वगैरह देखा, कलखान वगैरह। मीड के बाद एक कोई कौन था आपने, रूथ है ना, मीड है, उसके बाद रूथ है, कुछ एमआर, मीड बीच में और रूथ यानी रस्ते के बीच में, रूट के बीच में, इस तरीके से हमने जाना। और एक कलखान में कहते हैं संस्कृति सब कुछ है हमारे अकॉर्डिंग। अब कुछ यहाँ 1-2 बातें गिवन है वो देख लेते हैं अपन। सांस्कृतिक वातावरण के क्रोन टू हालांकि विकसित होने वाले व्यक्तित्व पर स्कूल के अनुभव का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, सबसे ज्यादा पैरवी करने वाले कौन है स्कूल की, क्रोन को। जैसे यहाँ एडलर करते हैं ना कि आपके जो जन्म क्रम, जैसे परिवार में क्या होता है बच्चे का जन्म, तो ये परिवार की पैरवी करे कि अगर बीच में पैदा हुआ ना बच्चा तो बहुत ज्यादा ठीक व्यक्तित्व का होगा। वहीं है स्कूल की पैरवी करने वाले क्रोन टू आ जाते हैं कि परिवार को स्कूल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से हम जान रहे हैं। अब थोड़ा सा ग्रंथियों के बारे में जानते हैं। ग्रंथियों में क्या बताया, पेज ग्रंथि सक्रिय होने पर व्यक्ति बोना हो जाता है, तथा अत्यधिक लंबा हो जाता है। अच्छा, अगर ज्यादा सक्रिय होगी ना तो या तो बोने हो जाओगे या लंबे हो जाओगे। एड्रेनल ग्रंथि सभी को प्रभावित करती है। एड्रेनल ग्रंथि जो होती है संवेगों को। और थायराइड ग्रंथि किसको करेगी, क्रियाशील होने पर तनाव, चिंता, बेचैनी बढ़ जाती है, अधिक क्रियाशील होने। तो थायराइड ग्रंथि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे अगर ज्यादा स्त्राव बहने लगा इसका। तो बस इतना जानना था, हमने देख लिया जो भी हमको जानना था अच्छे से जान लिया, ठीक है। एड्रेनल ग्रंथि हमारे किसके लिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इमोशंस के लिए एड्रेनल ग्रंथि, इमोशन के लिए। और कुछ ड्रिल करना, ड्रिलिंग के अभ्यास को कहते हैं ना, ड्रिलिंग करना, है ना। तो आप बहुत ज्यादा अभ्यास कब करते हो, जब इमोशनली जुड़ जाते हो, जिस भी चीज का आप अभ्यास करते हो उससे अगर इमोशनल अटैचमेंट फील करते हो तो आप बहुत ज्यादा अभ्यास करते हो उसके लिए, अगर आपको वो पाना ही पाना है तो। इस वजह से आप ड्रिल क्यों करते हो, क्योंकि आप ड्रिलिंग ज्यादा कब करते हो, जब किसी एम से या फिर जब उस एम से आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो, है ना, इमोशनल जुड़े हुए हो। तो ऐसी चीजें याद रहेगी। देखो हमने क्या देखना था, बहुत इजी गोइंग बातें थी, हमने कंप्लीट भी कर ली। तो कुछ हमने देखा, कुछ बहुत बेसिक बातें हमने पता करी। जैसे कि कभी तो अपन कहते थे यहाँ व्यक्तित्व के 3-4 प्रकार बताते, भाई हमारा वहां पर गया, हॉलैंड गया, है ना, उन्हें फिर अपन कहते थे कि केन लेके गया पानी की, कभी पानी मिले नहीं मिले, है ना। फिर पंचकारक मॉडल देखा था हमने। तो कुल मिला के फिर हमने 4 चीज देखी जो व्यक्तित्व के प्रकार एक्चुअली। फिर हमने यहाँ थोड़ा सा एक मनुष्य फिर सिद्धांत शुरू कर दिया। व्यक्तित्व प्रकार खत्म हो गया ना, 4 प्रकार खत्म हो गए हमारे। अब थोड़ा व्यक्तित्व सिद्धांत को फ्राइड बताया, फ्राइड का सिद्धांत देखा। तो फ्राइड के सिद्धांत को अपन सबसे पुराना मनुष्यवाद के सिद्धांतों में से एक मानते हैं। इन्होंने ना 3 प्रकार बताए बेसिकली, एक स्ट्रक्चर वाला, एक हमारे ना गति वाला, और एक बस यही कहा कि कुछ विकास करके काफी लास्ट वाला, है ना। तो इस तरीके से होते हैं। तो स्ट्रक्चर वाले में तो आकार वाले आ जाएंगे, जिसमें मतलब आकार या गति के बारे में बताया गया है, व्यक्तित्व के आकार या गति के बारे में बताया गया। और दूसरे जो होते हैं वो कुछ स्ट्रक्चर, देन गति में जो आपको मूल प्रवृत्तियां जाती है, जो आपकी रक्षात्मक युक्तियां आती है, ये सब। और जो विकास वाले ना ये अपने आप में 5 भागों में बटा हो। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी जाना। अब बीच में कुछ स्कूल का क्या महत्व है, परिवार का क्या महत्व है। परिवार के लिए एडलर कहते हैं, वो कहते हैं बीच वाले बच्चे का बहुत ज्यादा विकास अच्छा हो जाता है। वहीं परिवार का क्या, वहीं स्कूल का क्या महत्व है। तो स्कूल के लिए कहते हैं कि एक क्रोनिक कहते हैं कि स्कूल का बहुत ज्यादा प्रभाव।
और इसके बाद थोड़ा ग्रंथियों के बारे में भी जानते हैं अपन। तो ये बेसिकली है क्या, तो यहाँ तो हमने कुछ प्रकार जान लिए, और बेसिकली यहाँ हमने कुछ व्यक्तित्व के सिद्धांतों को, एक सिद्धांत को जाना बीच थोड़ा सा हल्का सा, और फिर स्कूल के बारे में जाना, फिर हमने घर के बारे में जाना, और उसके बाद हम ग्रंथियां क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रंथियां किसमें आ रही है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में ग्रंथियां भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है ना। तो इस वजह से हम व्यक्तिगत अब ग्रंथियों पे आ गए, थोड़ा जैविक कारकों पे आ गए। परिवार जाना, विद्यालय जाना, थोड़ा जैविक कारकों में आ गए तो हमको पता चला बीजग्रंथि बोलना छोटा हो जाते हो, वही थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो, और वही एड्रिनल ग्रंथि आपके संवेगों को प्रभावित करती है ना। और संस्कृति भी प्रभावित करती है हमारे व्यक्तित्व को। तो हमने देखा कि मीट आ जाता है, रूड आ जाता है, और कुछ कल खाना जाता है। मीट कहता है कि यही कहता है कि अगर आपने अच्छे इंसान हो ना तो व्यक्तिगत भेदभाव नहीं करोगे, और रूड कहता है कि अगर आप अगर अच्छे इंसान नहीं तो व्यक्तिगत भेदभाव बहुत ज्यादा पाया जाता है, मतलब संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। कलखान कहते हैं कि संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो संस्कृति का पड़ता है, हमारे ग्रंथियों का पड़ता है, हमारे परिवार का पड़ता है, हमारे विद्यालय का पड़ता है ना। तो बीच में हमने कुछ बातें जानी। इस तरीके से हमने इसको पूरे पेज को बढ़िया से पढ़ लिया है ना। तो कुछ रहा तो नहीं अपना, तो इस तरीके से हमने सब कुछ बता दिया कि हमारे सांस्कृतिक वातावरण को पड़ता है, हमारे अंतस्त्रावी ग्रंथियों को पड़ता है ना। तो इस तरीके से हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब यहाँ देख लेते हो, जो अपन जो ये कहते हैं ना विकास करके वो क्या है, तो व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास, खाली विकास कहा था ना हमने, तो आगे क्या मनोलैंगिक विकास। यहाँ तो हमने कह दिया था व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गति, और व्यक्तित्व का विकास नहीं बल्कि व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास। अच्छा, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास, तो बेसिक से बातें जानी हमने। तो इस तरीके से हमने एक बार तो दोहरा लिया फटाफट से, कुछ अपन है ना एक दो बार दोहराते देन चेंज कर लेते। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम 3 बार दोहराते हैं, बस 2 बार दोहराते। तो हमने क्या देखा, देखो व्यक्तित्व के हम प्रकार देख लेते थोड़े से। हमने फिर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत जाना। तो प्रकार बताने के लिए यहाँ पे कुछ 3 विद्वान, जैसे कि भाई गया, हॉलैंड गया, और केन लेके गया है ना। तो भाई वाले ने कितने वही माइक्रो स्प्लानिक करके, मैक्रो स्प्लानिक करके, नॉर्मो स्प्लानिक करके ऐसे बताते हैं। वही वहाँ गया अपने भाई गया, हॉलैंड गया। तो हॉलैंड तो हम कह देते हैं कि कुछ एक ट्रिक लगाते हैं, हम उस ट्रिक से ऐड करते हैं कि ये कह दो, वो कह दो, RS जैसे वैसे इसमें प्रकार है कौन से, यथार्थवादी है, और ऐसे अपने समाज वाला है, और अन्वेषण वाला है, अनुसंधान वाला, मतलब अन्वेषण नहीं अनुसंधान वाला है। तो हम कहते हैं कि YRS और काउ है ना। तो एक के से मतलब हमारे कलात्मक वाला है, उसे हमारे कुछ उद्दीपन वाला है, क्या उसे क्या हमारे जो हमारे इस तरीके से हमने कुछ बेसिक इसमें प्रकार जाने, जिसको हमने ना काउ, RS और वाई, मतलब RS ने गाय क्यों मारी, इस तरीके से हमने याद रखा था। बहुत इजी गोइंग, मतलब जो जनरली अपन जानते हैं वैसे ही क्लासिफिकेशन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है कि मतलब इससे क्या है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन देखे, और जो लास्ट वाला कैनन है तो 7 भागों में बांटा ही हमको पता चला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ प्रकार जानी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लिया कि एक व्यक्ति आ जाता है हमारे फ्राइड वगैरह, ये कुछ बेसिक बातें कहते हैं। एक सिद्धांत देते हैं जो पुराना मनोलैंगिक मनोविश्लेषण का सिद्धांत है। ये 3 भाग करते हैं इसके, और ये 3 भाग ये बेसिक से हैं 3 भाग, जिसमें अपन कहते थे कभी गति है, कभी आकार है, तो कभी मनोलैंगिक विकास है। ये सब व्यक्तित्व के हैं। ठीक है, उसमें बीच में हम किस का प्रभाव पड़ता है, परिवार का पड़ता है, स्कूल का पड़ता है, ग्रंथियों का पड़ता है, संस्कृति का पड़ता है, रूड और मिट कहते हैं इसको, और कलखान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड बार जानिए। अब देख लेते हैं हम क्या क्या जाना। तो हमने यहाँ पे बेसिक सी बातें जानी, कुछ हमने जाना कि व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार, वही अपने 3 व्यक्ति ने बताया, भाई ने बताया, हॉलैंड ने बताया, कैनन ने बताया, है ना। और इस तरीके से हमने, और इनके प्रकार बहुत मैक्रो थे इनके, और यहाँ पे वही अपने सामाजिक, आर्थिक, यथार्थवादी, है ना, आर्थिक तो नहीं मतलब सामाजिक, यथार्थवादी वगैरह, और थोड़ा सा अपने कुछ इस तरीके के प्रकार थे, जिसको हमने YRS का ऊपर याद कर रहा था, कलात्मक वगैरह, और वाई से कुछ अपने योजना, यथार्थ। तो इस तरीके से मोटा मोटी हमने जाना। फिर अपन यहाँ सिद्धांत पे आ गए थे। सिद्धांत में फ्राइड का सिद्धांत आता है, 3 हिस्से होते हैं इसके, और ये इस नाम से जाना जाता है। बीच में स्कूल का क्या प्रभाव पड़ता है, और घर का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, और संस्कृति का क्या पड़ता है, और मनोग्रंथि मतलब ग्रंथियों का क्या पड़ता है, ये सब जाना। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन नोट डाउन करते हैं, देन फिर अपन देखते हैं कि क्या पढ़ा। देखो बहुत ही कम जानकारी देखी। तो आज बेसिकली हमारी 2 तारीख हो गई, 2 और 2023, कल न्यू ईयर था। ठीक है, तो 107 में हमने क्या जाना, देखो बहुत बेसिक से जानी। पेज की स्टार्टिंग में हमने प्रकार जान ली, पेज की एंडिंग में हमने सिद्धांत को जान लिया, और पेज के बीच में हमने बहुत बेसिक सी बातें जानी कि कुछ किस किस का प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, ये जानते पर है ना। बहुत ज्यादा तो है नहीं इसमें। प्रकार में हमने 4 टाइप देखे, और पहला अपन देख लेते हैं। देखो भाई आ जाता है ना, तो भाया लो है, और कहाँ जाता है, हॉलैंड जाता है, क्या लेके, पानी की कैन लेके, और लास्ट में जो पोलकास्टर का, रोबोट पोलकास्टर का पंचकारक मॉडल हमने पहले ही देख लिया था, वो आ जाता है। तो बाहेलो बेसिकली कितने प्रकार बताते हैं, 3 बताते हैं, माइक्रो, मैक्रो और नॉर्मो करके। हॉलैंड बेसिकली ना कुछ 6 प्रकार बताते हैं, जिनको हमने YRS, तुमने गाय को क्यों मारा, और कैनन तो कुछ बताते ही नहीं। और जो 5 पंचकारक मॉडल है ना, उसमें अपन कह देते हैं कि ABCD से ध्यान रखेंगे, ABCD इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। अनुभव, अंतर्विवेक, B से कुछ B से हम बताएंगे बहिर्मुख है, और C से अपन सहमति होना, और T से
कुछ तंत्रिका करके, ठीक है। तो प्रभाव हमारे स्कूल का पड़ता है, देखो घर का पड़ता है, बस फिनिश कर रहे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, घर का है, स्कूल का है, और ग्रंथियों का है, संस्कृति का है, तो कुछ खास है नहीं। सिद्धांत में एक फ्रायड आते हैं, वो सिद्धांत देते बेसिकली, है ना। फ्रायड ने सिद्धांत दिया, 3 इससे बताए और कुछ उपनाम भी बताए, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा। आप वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं, उसको देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन मार्क बेसिकली अपने होलैंड में वो एक प्रकार है ना, उसमें है कि इससे कौन सा प्रकार आता है। तो बेसिकली अपन कहते हैं 8 से कह रहे थे कि अपन, तो वो रूढ़िगत आ जाता है, ठीक है। ऊ से कह रहे थे, ऊ से कि ऊ से क्या होता है, ऐसा कह रहे थे ना अपन। तो उद्यम होता है, मेहनत करने वाला, ठीक है। और एक रूढ़िवादी होता है, कलात्मक और अनुसंधान, ये तो अपन जानते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 107 को अच्छे से पढ़ा। ओके, मिलते हैं अपन पेज नंबर 108 के साथ।